हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो संसद का तीसरा पॉइंट है, कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो संसद का फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल हमारा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को आगे ले चलने में हमारी मदद करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद का तीसरा पॉइंट है, कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। संसद उच्चतम विधायी संस्था है। संसद क्या है? उच्चतम विधायी संस्था है। सबसे बड़ी या सबसे ऊंची विधायी संस्था कौन सी है? संसद है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। यदि संविधान में संशोधन करना है तो वो शक्ति किसके पास है? वो अधिकार संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 368 कहता है संसद के दो सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल 6 महीने का होता है। यदि संसद के दो सत्रों के बीच का अंतर कितना होता है? 6 महीने का होता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या महासचिव, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति ये संसद के अधिकारी होते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। यदि कोई भी सदस्य बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित है तो उसकी संसद के सदस्य की सदस्यता जो है खत्म हो जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। आर्टिकल 105 में कहा गया है कि सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। आर्टिकल 105। आर्टिकल 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में जो दूसरे देश से संधि हुई है उसको पूरे भारत में लागू करना है। आर्टिकल 253 कहता है उसको किसी भी भाग में, भारत में या उसके किसी भी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो गया है, वो प्रभावी हो गया है। प्रभावी और समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और कोई भी समझौता हुआ है, संधि हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो बिना किसी राज्य की सहमति के संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और उसको प्रभावी करना है तब भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता और संधि। सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। जिस सदन में चर्चा हो रही है उस सदन का जो अध्यक्ष है वो किसी एक सदस्य को बोलने से रोक करके दूसरे को बोलने को कह सकता है। या बैठ जाना कहलाता है। यह क्या कहलाता है? बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। इस प्रक्रिया को बैठ जाना कहा जाता है। संसद के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल को शामिल में होना पक्ष त्याग कहलाता है। जिस सदन का वो सदस्य है, जिस सदन में वो निर्वाचित होकर आया है, जिस भी पक्ष के साथ में है, जिसे भी पक्ष में है, उस पक्ष को छोड़कर दूसरे में शामिल हो जाता है तो पक्ष त्याग कहलाता है। मतलब कि आपके पक्ष को त्याग दिया, पक्ष त्याग कहलाता है। क्रॉसिंग द फ्लोर कहलाता है। शून्यकाल, 0 आवर क्या कहलाता है? भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। शून्यकाल। लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद सामान्यतः दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। प्रश्नकाल 11 बजे स्टार्ट होता है। प्रश्नकाल 12 बजे तक चलता है। तो ये 12 बजे के बाद और 1 बजे तक, 12 से 1 के बीच में जो होता है समय, उसी को शून्यकाल, 0 आवर कहा जाता है। आर्टिकल 109 के सब क्लास 1 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है।
राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक ओनली लोकसभा में जाता है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लिखित है और अनुच्छेद 110 में क्या कहता है, धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक में कहता है विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है। धन विधेयक से रिलेटेड कोई भी संबंध विषय उसमें उल्लिखित नहीं है तो आप संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है। यदि धन विधेयक नहीं है तो, और धन विधेयक रहेगा तो वो सिर्फ कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। धन विधेयक नहीं है तो किसी भी सदन में जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। यदि लोकसभा पारित कर दिया है, मान लिया है, तो राज्यसभा को भी मानना पड़ता है। वो किसी भी कारणवश उसको वापस नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, ये शक्ति उनके पास नहीं है। यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, अगर 14 दिन तक कार्रवाई कोई नहीं किया है राज्यसभा, तब भी मान लिया जाता है। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। अगर लोकसभा धन विधेयक को भेजी है तो राज्यसभा 14 दिन तक रख सकती है, उससे ज़्यादा दिन तक नहीं। चाहे राज्यसभा उस पर कुछ बोले या ना बोले, रोकना भी चाहती है तो रोक चाह कर भी नहीं रोक सकती, ये शक्ति उनके पास नहीं है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक, जिसे धन विधेयक या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा रहा है, ऐसी बातों पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो गया है। किसी धन विधेयक के से रिलेटेड कोई बात हो गई है या संविधान के संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधित किया जा रहा है और दोनों सदनों में मतभेद हो गया है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 118 का सब क्लॉज 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा, दोनों सदनों को बुलाया जाएगा और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। वर्ष 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर बुलाया गया था। पहली बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर 1961 में, और वर्ष 1978 में दूसरी संयुक्त बैठक थी, ये बैंक सेवा आयोग से था, बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर, तथा वर्ष 2002 में तीसरी संयुक्त बैठक पोटा के लिए बुलाई गई थी। तो 1961 में दहेज के लिए, 1978 में संयुक्त बैठक बुलाई गई थी बैंक सेवा आयोग के लिए, सन 2002 में तीसरी बैठक थी पोटा के लिए बुलाई गई थी। कोई कानून विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कोई कानून है, विधेयक है, तो वो संसद के किसी एक पटल पर रखा जा सकता है, चाहे लोकसभा में पहले रखे या राज्यसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत के लोकहित के लिए भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए, संसद को नियंत्रण करने के लिए संसद के समक्ष, संसद के सामने एक वर्ष में एक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। संसद के समक्ष भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। यदि संचित निधि से पैसा निकालना है तो विनियोग विधेयक को पारित करना पड़ेगा संसद में। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। क्या कहा जा रहा है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। आर्टिकल 116 में लिखा गया है कि विनियोग विधेयक के पारित न होने पर, यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तो इस स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता भी है और विनियोग विधेयक पारित भी नहीं हो पा रहा है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से
अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। लोकसभा में लेखानुदान के माध्यम से कुछ समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। वो लेखानुदान के माध्यम से पैसे निकाल सकता है। कौन? लोकसभा के लेखानुदान के माध्यम से। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। जो भारत संसद का सचिवालय होता है वो सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। कैसे करती है? जो भारत की संसद है ये संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। समितियां बनाई जाती है संसद में। यदि प्रशासन पर नियंत्रण करना है इनको तो संसदीय समितियां बना करके प्रशासन पर नियंत्रण रखती है भारतीय संसद। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर थ्योरी सेशन कंप्लीट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। भारत के संसद के रिलेटेड बात कही गई है। राज्यसभा में 250 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा में। लोकसभा में कहा गया 552 से अनधिक सदस्य और 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा? एक्स के स्थान पर जहाँ पर ये लगाया है एक्स, इसके स्थान पर क्या रखा जाएगा फ्रेंड्स? इसके स्थान पर रखा जाएगा कि जो 550 में से 530 तो हमारे राज्य से आते हैं लोकसभा सदस्य संसद, और 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 530 तो आ गए, 530 राज्य से आ गए, और 2 मनोनीत पहले होता था अब नहीं होता है। और उसके अलावा और कहाँ से आएंगे? तो 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य होते हैं। 20 से अनधिक राज्य वो नहीं होगा, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि आते हैं। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो भारत का राष्ट्रपति एक साथ समेत संसद के दोनों सदनों में भाषण देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात के पहले सत्र में, आरंभ में, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, मतलब जब निर्वाचन हुआ उसके बाद जो पहला सत्र चल रहा है उसका भी आरंभ राष्ट्रपति करेगा, और हर साल का पहला सत्र भी राष्ट्रपति ही आरंभ करेगा। तो आरंभ में एक साथ समेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। अगला है, भारत के संविधान में लिखित में से क्या कथित है ये बताना है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, सही बात है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बना होता, ये दोनों बातें सही हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या है? संसद का हिस्सा होता है। संसद में 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, तो राष्ट्रपति मिलता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तो राष्ट्रपति एवं दोनों सदन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नांकित पर विचार कीजिए, भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो भारतीय संसद गठित होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित हैं। भारतीय संसद के घटक हैं तो कौन सा है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति नहीं है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार होना है।
और 6 महीने के अंतराल पर। संसद के दो सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए कितना, 6 महीने इसका अंतराल होना चाहिए। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं तो इनके अधिकारी में अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, महासचिव और राज्यसभा में अध्यक्ष, तो ये सभी चारों ये क्या हैं, अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन लगातार। तो अगला क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए यदि 2 माह, 60 दिन मतलब 2 माह बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है, 60 दिन यानी 2 महीना। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। तो राज्यसभा का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा गया कि सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा, आंसर हो जाएगा लोकसभा। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद कौन थे, बरजिंदर सिंह थे। बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। वो कहाँ से थे सदस्य, राज्यसभा से थे। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। किसी मंत्री के विरुद्ध यदि विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जाता है तो किसी मामले के तथ्यों को यदि वो रोकता है या बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। तो अगला है, कथनों पर विचार कीजिए, कथन कौन सा सही है ये बताना है। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है, तो सही बात है। दूसरा है, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था, तो ये भी सही है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया, नहीं, ये नहीं है। पहला इसका आंसर हो जाएगा सही बस। अगला है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, लाभ के पद का निर्णय करेगा, एक सेकेंड, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो लाभ के पद का निर्णय राष्ट्रपति एवं राज्यपाल करेगा और संसद करेगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद करेगा। देखो यहाँ पर विश्लेषण फर्स्ट दिया गया है, कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निर्हारता हेतु लाभ का पद अथवा है अथवा नहीं, इसका निर्णय आर्टिकल 102 के सब क्लास 1 के का के अंतर्गत केंद्र में संसद, अनुच्छेद 191 के 1 के का के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। दूसरा है, कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडल की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निर्हर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निर्हर है अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103 एवं सब क्लास 1 और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों में अनुच्छेद 192 का 1 और 2 सब क्लास के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। तो इसलिए इसका आंसर राष्ट्रपति, राज्यपाल और संसद तीनों आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निर्भर घोषित किया गया है, तो अपने लाभ के पद के कारण निर्भर है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा, इसका निर्णय कौन लेगा, राज्यपाल लेगा और राष्ट्रपति लेगा। और जब कोई पद संसद अथवा विधानमंडल में सदस्यता की निर्हारता है तो लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा, तो संसद लेगा और राज्य विधानमंडल लेगा। यदि कोई लाभ के पद पर पाया गया है कि ये लाभ के पद पर है तो कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा निर्वाचन आयोग की सहायता से और राज्यपाल लेगा। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों द्वारा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार उन्मुक्तियां आर्टिकल 105 में है। कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो चर्चा प्रक्रिया की स्वतंत्रता है, संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार भी है,
साक्षी के रूप में उपस्थिति की स्वतंत्रता नहीं है। साक्ष्य नहीं, उपस्थित होने का साक्ष्य नहीं है। अपरिचित को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, तो इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ये अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स कि संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियां तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां व छूट होते हैं। इन विशेषाधिकार को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपयोग्य होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला विशेषाधिकार में पहला है अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार। दूसरा है सदन से अपरिचितों को बाहर रखने का तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठकों का विशेषाधिकार। अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकेगा और अपने अपरिचित को बाहर रखने का, विशिष्ट विषय पर चर्चा और गुप्त बैठक का करने का विशेषाधिकार है। तीसरा है अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार है। अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषय व्यवसाय के संचालन करने का अधिकार है। चौथा है सदन के सदस्य अथवा साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार है। पांचवा है किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार है। ये भी अधिकार इनको है। छठवा है संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों व अभिलेखों को बुलाने मांगने का विशेषाधिकार है। संसदीय समिति द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्ति, पत्र व अभिलेखन को बुलाने व मांगने का भी अधिकार है। संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालत पर रोक लगाने का भी विशेषाधिकार है। सदन के परिसर से किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेने का विशेषाधिकार है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो आर्टिकल 122 कहता है कि आर्टिकल 122 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य, निम्न सदन मतलब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। तो सभी सदस्यों का निर्वाचन हाँ ये करती हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। नहीं, ये गलत है। जो सभापति बन गया फिर वही उपराष्ट्रपति होगा। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो सी वाला भी गलत है, कहीं का भी हो सकता है पूरे भारत में, बशर्ते उसका नाम निर्वाचन लिस्ट में होना चाहिए बस। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो ये भी गलत है, यहाँ राज्यसभा से भी मंत्री बन सकते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो कि सही है। अगला निम्न कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए बताते हैं। केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। नहीं, मनोनीत तो पहले राज्यसभा में 12 होते थे, लोकसभा में तो ये तो गलत हो गया। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान ये सही है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान वर्जना नहीं है। तो ये नहीं है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव में मत दे सकता, नहीं दे सकता, सिर्फ उपराष्ट्रपति के चुनाव में दे सकता है। तो पहला इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बशर्ते अब मनोनीत नहीं किया जाता है। अब मनोनीत नहीं किया जाता है, यहाँ पर देखिए लिया गया है
104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, और यहाँ से मनोनीत एंग्लो इंडियन का मनोनयन करना हटा दिया गया। 334 में किए गए संशोधन के तहत लोकसभा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व हेतु मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो हाँ, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो राज्यसभा पारित करती है तो यह आर्टिकल 249 में है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित राज्यों से सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3, तो इसका आंसर चारों ऑप्शन हो जाएगा। सभी ऑप्शन इसका सही आंसर है, तो चारों स्थिति में बना सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, आर्टिकल 253 है। अगला है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती है। भारत का राष्ट्रपति को ऐसा करने का निर्देश ना दे तो भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है। किसके लिए नहीं कर सकती? यदि भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे तो दूसरा, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि नहीं। हाँ, प्रस्ताव तो पारित करना होगा। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करना है तो संसद कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से। अगला दिया गया है, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकता है। संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद बना सकता है। अगला, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर कहलाती है। देखो, मर्यादा क्या कहलाती है? विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना मर्यादा कहलाता है। पक्ष त्याग, किसी एक पक्ष से हटकर आप दूसरे दल में चले गए तो पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर प्रदन, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर प्रदन। अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक करके किसी अन्य बोलने को कहा जाता है तो बैठ जाना कहलाता है। संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? संसद में शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक दिया गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो ये भारत की ही देन है। अगला है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटे की होती है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है आम बहस, दूसरे वाचन में होती है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसके किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। जब संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाया गया है, कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से पारित होता है। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? यदि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी, सत्र का स्टार्ट कर दिया राष्ट्रपति, और इसी बीच लोकसभा विघटित हो गई तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। उसी समय संयुक्त सत्र क्या होगा? आहूत होगा, उसको हटाया नहीं जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के 5 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक को हो सकेगी और विधेयक व्यापगत नहीं होगा तथा उसे पारित किया जाएगा। जो विधेयक रहेगा वो भी तो संयुक्त सत्र इसमें चलेगा, रोका नहीं जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118 के 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। फिर वो भी अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो सभापति, सभापति नहीं है तो फिर कौन आएगा? उपसभापति, उपसभापति नहीं है तो फिर उन्हीं लोगों में से, सदस्यों में से तय किया जाएगा कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है, अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो स्पीकर करता है, अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो वो कौन है? अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है, सही बात है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी, दहेज से रिलेटेड, ये भी सही बात है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा से था, निरसन बिल को पारित करने के लिए होता, हाँ ये भी सही बात है। तो तीसरा, तीनों ऑप्शन सही है, इसका तीनों राइट आंसर हो जाएगा। 1978 में आया था बैंक से रिलेटेड और सन 2002 में आया था। सन 2002 में तीसरी संयुक्त बैठक हुई थी आतंकवाद निरोधक विधेयक से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? गलत है। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए? गलत है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने हेतु उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया है, तो ये सही बात है। तो केवल इसका 4 ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन राइट है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, तो पहली जो संयुक्त बैठक हुई थी वो दहेज उन्मूलन विधेयक से था 1961 में। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को नहीं, धन विधेयक तो राज्यसभा में जाता ही नहीं, लोकसभा में ही रहता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में तो नहीं, तो साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, तो ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। केवल एक, किस एक पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो वो सामान्य विधेयक होता है, सामान्य विधेयक से गतिरोध को दूर किया जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक में होती है। अगला है, कोई कानून विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो कानूनी विधेयक है तो वो किसी भी सदन पर, दोनों में से, संसद के दोनों सदन में से किसी एक पटल पर रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। पहला है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापक या लैब से हो जाता है? तो गलत बात है, लंबित कोई विधेयक है तो लैब से नहीं होता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होता है, हाँ ये बात सही है, दूसरा वाला सही है। लोकसभा विघटन हो जाता है तो आर्टिकल 107 के सब क्लास 4 के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा, अर्थात कथन दो सत्य है। क्या हो जाएगा? लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है?
तो उपयुक्त में से किसी का नहीं होता है। संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है? संसद का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुट्टियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है या संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट के प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इसे अनुमानित प्रदान करती है। तो अगला है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में कई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो कहाँ जमा होता है? ये जमा होता है संचित निधि में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संचित निधि। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो व्यय ऋण जो भारत सरकार को चुकाने ये भी है। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन ये नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन ये भी है। संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। तो ये है फ्रेंड्स। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते ये भी है। तो कौन सा नहीं है? तो जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों को वेतन और पेंशन देना जा रहा है ये संचित निधि के अनिवार्य व्यय भार नहीं है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? संचित निधि पर भारित भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं है, इसलिए कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता है, सभापति के पद के लिए वेतन मिलता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का भी है, लोकसभा के अध्यक्ष का भी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वेतन के भत्ते ये भारित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश का है, प्रधानमंत्री का है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सही है ये बताना है। संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही है ये बताना है। पहला है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत जो बजट किया जाता है उसकी बजट को तैयारी करने के लिए उत्तरदायी राजस्व विभाग का होता है। गलत है। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकालना नहीं जा सकता है। तो हाँ ये सही है, बिना संसद से अनुमति से नहीं निकाला जा सकता है। लोक लेखा के किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। लोक लेखा के किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। केवल दूसरा ऑप्शन सही है इसका। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो संघीय बजट की तैयारी कौन करेगा और उसे संसद में भी पेश करेगा? वो आर्थिक कार्य विभाग होता है। आर्थिक कार्य विभाग। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आकस्मिकता निधि को संसदीय स्वीकृति से पूर्व जो है संसद की स्वीकृति नहीं मिल रही है तब भी राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि से पैसे को निकाल सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 110 के अंतर्गत है। 111 में विधेयक पर अनुमति है, 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो 110 में है धन विधेयक। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है आर्टिकल 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। क्या प्रावधान शामिल होगा तो माना जाएगा? तो इसमें जो है ये शामिल होगा भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, भारत के समेकित निधि की निगरानी भी होगी और क्या होगा, किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा भी होगी। तो ये सभी आ जाते हैं इसमें। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार
धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो धन विधेयक की परिभाषा में सम्मिलित क्या है? टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी विनियमन, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। तो ये सारे ऑप्शन जो कि सही हैं फ्रेंड्स। तो संविधान के अनुच्छेद 110 के संबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। अगला है कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है? कर या ऋण या उधार जिसको बोलते हैं, तो बताना है कौन सा नहीं है, ये बताना है। संचित निधि भी है, जुर्माना या अर्थदंड ये नहीं है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं है, चलिए बताते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला है प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, सही बात है। सही नहीं है ये बताना है, एक सेकंड, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है क्या? नहीं, धन विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, सही बात है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में धन विधेयक होता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं? नहीं, पहले हस्ताक्षर नहीं होता। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर सकती, हाँ ये सही है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता, हाँ ये भी सही बात है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है? नहीं कर सकती है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। तो पाँचवा और छठवा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि राइट है। पाँचवा और छठा आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन पर रखा जाए? नहीं, केवल लोकसभा में। तो पहला वाला ही गलत है, पहला वाला ही गलत है। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो स्पीकर या अध्यक्ष करता है। कोई धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में से कौन सा एक कथन सही है, ये बताना है। पहला है वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है? नहीं, लोकसभा में होता है। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं, केवल लोकसभा में। या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? गलत है। या लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? हाँ, डी वाला ऑप्शन ही सही है। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में। अगला है कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में नहीं जाता है। पहले धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन, गलत है। धन विधेयक लोकसभा में परिस्थापित नहीं किया जा सकता है, नहीं दिया है तो गलत हो जाएगा। लोकसभा में ही पूरा स्थापित होता है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला है धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में पहले। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है? तो सही बात है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती नहीं, लोकसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक पर पारित करना पड़ता है, सही बात है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे नहीं। तो क्या कहा जा रहा है? राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, हाँ तो ये भी सही है। तो ये कहाँ हो जाएगा? दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में नहीं, धन विधेयक लोकसभा में, हाँ ये सही है। किसी भी सदन में, गलत। लोकसभा में नहीं किया जा सकता है, गलत। अगला धन विधेयक कहाँ पुरस्तापित किया जा सकता है? तो लोकसभा में पहले जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई ना करे 14 दिन में। तो अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकती है? 14 दिन तक।
राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंतर्गत इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर। क्रिया विधियों में से कौन सी इसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर देता है तो धन विधेयक को कहा जा रहा है। तो यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार कर लेती है अथवा अस्वीकार करती है, तब भी मान लिया जाएगा धन विधेयक को। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यदि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है, अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें नहीं है। 110 में क्या है? धन विधेयक है। तो धन विधेयक नहीं है तो किसी भी सदन में जा सकता है। कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो बजट नहीं है। कौन सा नहीं है? बजट नहीं है। अगला दिया है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ये तो सही है, ये तो सही है। संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति है? नहीं, ये नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये सही है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद की राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये भी सही है। अगला है कि बताना है कि कौन सा इसमें सही है। कौन सा सही है ये बताना है। 5 ऑप्शन दिया गया है। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है। कौन कौन सी बातें काम आती है? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाता है, सही है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाला जाता है, ये भी सही है। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान होता है, ये भी सही है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमान तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्ती, ये गलत है। संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ये सही है। तो 1, 3, 4, 1, 2, 3 और 5 सही है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देती है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देगी। वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में आ जाने से है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संदर्भ में को बताना है कि कौन सा सही है। पहला दिया गया है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है, तो ये पावर उसको नहीं है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया, नहीं किया गया है, तो दोनों में से एक भी सही नहीं है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व होता है। बजट के प्रस्तुत होने के पहले ही कर दिया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखानुदान जो सरकार को अनुमति प्रदान करता है वो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए किया जाता है। अगला है, लेखानुदान बना है। लेखानुदान बना है बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बनाया गया है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है क्योंकि जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंतर्गत अंतर पारित होने की आशा नहीं होती है तब। बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो चलिए बताते हैं कौन सा सही है नहीं है। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर क्या है? अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है, गलत है। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, व्यय से।
कितना खर्च हुआ है उससे, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों है। कितना खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, दोनों है, तो इसका दो ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यय का अनुमान किस रूप से भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो व्यय का अनुमान अनुदान का अनुरोध के रूप में संसद के समक्ष रखा जाता है। सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित है, तो 5 चरण दिया गया है। सामान्य वित्तीय विधान में कौन सा बजट का प्रस्तुतिकरण है, बजट पर चर्चा है, विनियोग विधेयक को पारित करना है, लेखानुदान नहीं है, वित्त विधेयक को पारित करना है। तो इसका 1, 2, 3 और 5 ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद में विधान प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यकता है। तो संसद में विधान प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। एक नए राज्य के गठन के संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं के फेरबदल में, या धन विधेयक में। तो ये सभी के बारे में क्या होता है, सभी के बारे में राष्ट्रपति के प्रस्तुत सभी जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी में क्या होता है, सभी को पारित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यकता है। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव, ये किसका है? संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। जो बजट प्रस्ताव लाया गया है उसके खर्च करने पर, उतना खर्च करने के बावजूद भी कमी आ गई है, तो कमी का प्रस्ताव किया जाता है। तो बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा में या राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों की अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है और कम किया जाता है बजट को। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो चलिए बताते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। जो लेखानुदान है ये बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित नहीं होता है। लेखानुदान का क्या काम होता है? बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य के समय प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखानुदान की मांग की जाती है। तो ये क्या है, इसके लिए किया जाता है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? स्थगन ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में स्थगन प्रस्ताव क्षेत्र को सीमित किया गया है। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो ये करती है स्थगन प्रस्ताव से, प्रश्नकाल से, अनुपूरक प्रश्न से। तो ये तीनों से करती है। अगला क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है ये बताना है। तो सही कौन सा है? उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, सही बात है। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, ये बात सही है। उत्तर लिखित दिए जाते हैं क्या? तो उत्तर लिखित नहीं दिए जाते हैं। प्रश्न जो है पूरक होते हैं, ये भी सही है। प्रश्न पूरक नहीं होते हैं, प्रश्न नहीं पूछे जाते, गलत है। प्रश्न पर बहस नहीं की जाती, गलत है। तो इसका पहला और तीसरा जो कि आंसर लिखा गया है सही है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, सार्वजनिक महत्व की निश्चित आवश्यक मुद्दा है, उस पर बहस करना है तो प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अगला दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही है। ये सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। इस नियम के वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है, तो दोनों बातें इसमें सही हो जाएगी, दोनों बातें इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 337-77 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो एक दिन में ये अब 30 मामले उठाए जा सकते हैं। मामलों की संख्या को प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया था। 2015 से इसे 30 कर दिया गया है। पहले 15 से 20 हुआ, अब 20 से 30 हो गया है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? गिलोटिन का अर्थ होता है विधेयक पर बहस को बंद करना। अब विधेयक पर बहस को बंद करना है, इसे गिलोटिन कहा जाता है।
भारतीय राजनीतिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, नहीं है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी करता है, हाँ ये सही है। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति 40 वर्ष गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से गठित होती है, नहीं ये गलत है। उसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर परीक्षण करें और बताएं कि कौन सा सही है। पहला दिया गया संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है 14 दिन तक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया था, गलत है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था पर सुलझाया जाता है, नहीं। तो संयुक्त अधिवेशन द्वारा बुलाया जाता है और अध्यक्षता उसका लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार के स्वतंत्र है, सरकार के से क्या है? वो स्वतंत्र है। अगला है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किससे? राष्ट्रपति से, न्यायिक समीक्षा से है। तो चलिए देखते हैं किससे है। तो किससे है? न्यायिक समीक्षा से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। तो भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13 मई 2002 को। 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ पहला अधिवेशन। इसके 50 वर्ष पूर्ण हो जाने पर स्वर्ण जयंती मनाया जाता है और 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती। इसके उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 2002 में 50 वर्ष पूरा होने पर। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया था? तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 3 सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।